नमस्कार, मैं योगेश बुढ़ानिया स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, आरपीएफ के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कभी कभी हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए प्रश्नों का आज एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है और ये श्रृंखला हम कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट करें आपको कैसा लगा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। इसके साथ हम व्याख्या भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। मेहरगढ़, कोल्डिया, महगड़ा और गुपराल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महगड़ा। व्याख्या में क्या है देखना। महगड़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। देखो, महगड़ा पूछ सकता है आपको कौन से युग का है, नवपाषाण काल का। कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी, बेलन नदी घाटी। इसकी खोज 1975 क्षेत्र में हुई। यहाँ पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार पहाड़ी झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा ये कौन से युग का है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन से राज्य में है ये पूछा जा सकता है, और कौन सी नदी के किनारे है ये पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन जो आया है वो खुर के निशान वाला पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे। सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े, मिट्टी के पात्र। आप सभी को पता है माइक्रोलिथ जो सूक्ष्म हथियार होते थे उनको माइक्रोलिथ कहते थे, पत्थर के औजारों को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। अब आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोलिथ कौन से काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्च, जेस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 सेमी तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के आकृतियों जैसे अर्धचंद्राकार, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते थे एक, दूसरा कौन से युग से संबंधित, मध्यकाल के, और तीसरा क्वेश्चन आगे देखिए। भीलवाड़ा कौन से राज्य में, राजस्थान। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछे तो बागौर कहाँ पर, भीलवाड़ा राजस्थान में। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। शवों को दफनाने की प्रथा कौन से काल से मानी जाती है, मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन ज्यादा है तो स्पीड से चलना पड़ेगा, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। चिरांद, बुरजोम, उनासागी, मेहरगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा उनासागी, ऑप्शन सी। उनासागी कर्नाटक राज्य में है। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य में पूछा जा सकता है। और एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है, कौन से युग का है, पूरा पाषाण युग का। उनासानी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप राज्य याद रखिए और काल याद रखिए। बुरजोम ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। आप बुरजोम को याद रखिए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। सारण नवपाषाणकालीन ज्ञात स्थल है। अगला क्वेश्चन, सेल्टेक नवपाषाणकालीन खालिस्तान है। घर, उपकरण, मकबरा, कलश। सेल्टेक नवपाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए औजारों के, पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण काल। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया। अब ये क्वेश्चन भी बन गया, मानव ने पशुपालन कब प्रारंभ किया? मध्य पाषाण युग में। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, बद मदुरे, अतिरपकम, मध्य प्रदेश की भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहावल में भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें भी व्याख्या में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई? गोवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई? 1502, 1514, 1510, 1524। ऑप्शन सी सही, 1510। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई। वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उनसे गोवा को जीत लिया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क, जो पुर्तगाल का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? 1545, 1678, 1505, 1670। सही जवाब हो जाएगा 1505। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में स्थित श्रीलंका द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। श्रीलंका की राजधानी आज को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? इनमें से कौन सा एक वायसराय जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा नियुक्त किया गया था? काम्टे डी लेली, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्राइकोइस डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मेडा का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कौन था? कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? यह क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, इजी सा क्वेश्चन है। 1961। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खालिस्तान को हस्ताक्षर किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है इसके 19 दिसंबर 1961। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में खालिस्तान से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत 1935 का अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें थी। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति खालिस्तान के द्वारा की गई थी।
इसका सही जवाब 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई? रिपीट क्वेश्चन है। 1935 का अधिनियम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। 1935 का अधिनियम हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा इसका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। मार्लियामेंट 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसी कानून के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया और कौन सा कमीशन गठित किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ली कमीशन यूपीएससी के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? भारत सरकार अधिनियम 1833, 1835, 1947, 1858। इसका सही जवाब हो जाएगा 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भारत में प्रसिद्ध। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा न कर अन्य सब किसी तारे की परिक्रमा करता है। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की पुष्टि पहली बार 1992 में हुई। एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना बहुत कठिन होता है। ये उन सितारों की चमक में छिपे होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैनीमेड। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। इस उपग्रहों में से सौरमंडल के उपग्रहों में से 4 चंद्रमा काफी बड़े आकार के हैं। सौरमंडल के उपग्रहों में से 4 चंद्रमा से भी काफी बड़े आकार के हैं, जिनमें से हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। इनकी खोज गैलीली ने 1910 में की थी, इसलिए इन चारों को बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। IC 1101 है। उपग्रह, आकाशगंगा, क्षुद्र ग्रह, अभिनव तारा। IC 1101 एक महाकाय अंडाकार आकाशगंगा है। IC 1101 एबेल 2029 आकाशगंगा क्लस्टर के केंद्र में तथा सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। इसका प्रभामंडल इसके मूल के लगभग 600 किलो पारसेक तक फैला हुआ है। इसमें लगभग 100 ट्रिलियन तारों का द्रव्यमान है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 320 मेगा पारसेक पर स्थित है। इसका व्याख्या कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की?
जॉर्ज लेमेंटियर। और इसमें क्या व्याख्या की गई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हब्बल ने 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए। GAIA अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा की गई आकाशगंगा के विलय की खोज इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है। तारे का वर्णन निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन, दूरी, ताप, आकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ताप। सितारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग का है तो उसका तापमान 3000 कैलोरी होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया तारे द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय तरंगों पर निर्भर करता है। अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।